भिवानी के सुई गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने 25 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने भी सुई गांव को दी सौगातें। गुरुग्राम में थोड़ी देर में होगी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखी जाएंगी कुल 19 शिकायतें। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 1 दिसंबर से पूरी ताकत के साथ खुलेंगे स्कूल। 1 जनवरी से शुरू होगा मिड डे मील। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल पर फार्मिस्टों ने गंभीर आरोप लगाए। काउंसिल की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। लंबे समय से नहीं हुए बाहरी छात्रों के रजिस्ट्रेशन। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मीट की दुकानों को लेकर प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। मीट शॉप खोलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के भिवानी में स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और हरियाणा की धरती को शौर्य प्रदान क्षेत्र बताया। सुई गांव में किए गए विकास कार्यों, स्कूल, झील, आर्ट पार्क, गलियां, सोलर प्लांट को जनता को समर्पित भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा वह राज्य है जहां पर परिवार में एक किसान और एक जवान मिल जाता है। ऐसे में हरियाणा राज्य ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वप्रेरित आदेश गांव सुई में योजना को संबोधित करते हुए गांव में मुक्केबाजी और एथलेटिक्स अकेडमी बनाए जाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही गांव सुई में दाग रोड और गांव सुई से बीरन रोड को बनाए जाने की भी घोषणा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा 50 एकड़ जमीन दिए जाने के बाद औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वन क्लस्टर वन प्रोडक्ट योजना को राज्य के 150 ब्लॉक में शुरू किए जाने की बात कही। जनों से संपर्क स्थापित करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर वर्ष सुई गांव एक आदर्श गांव बन गया है। आपके ही गांव में पैदा हुए एक जिंदल परिवार, एसके जिंदल, वो वर्षों पहले यहाँ से मुझे बताया गया कि 50-60 साल पहले बंबई चले गए थे, काम धंधा किया, साधन सब बंद हो गए और उन्होंने अपने गांव को भूला नहीं। वो अपने गांव को भी जैसा वो बंबई में देखते हैं कि कितनी चकाचौंध है, सुविधाएं लोगों को मिली हैं, वो सुविधाएं यदि मैं अपने गांव वालों को भी दे सकूं तो उन्हें खुशी होगी और इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। यहाँ एक ऑडिटोरियम भी बना दिया गया है। यहाँ पर इतने ही पार्क बनाए गए हैं, यहाँ सुंदर लेक बनाई गई है, गांव की गलियां, गांव की सड़कें, जो भी कुछ ध्यान में आप लोगों ने कराया वो सब इन्होंने किया है। मैं बैठे बैठे पूछ रहा था कि अभी तक कितना पैसा लग गया होगा। कहने के कोई कितना ही कहे, लोग तो बहुत कहते इतना लगा दिया इतना लगा दिया, लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ 25 करोड़ रुपया मैंने लगाया है। जब इन्होंने कहा कि सिर्फ 25 करोड़ लगाया है तो जो सिर्फ शब्द है इसमें एक बात छुपी हुई है। वो छुपी हुई है कि इनका मन बहुत बड़ा है, आपने तो सिर्फ 25 लगवाया है। अगर आप जितने भी और इस गांव के लोगों के हित के लिए जो इच्छा करेंगे, सेठ जी भी, वेंकटेश पुत्र भी सब सुन रहे हैं, ये लगाने के लिए तैयार हैं। आपकी डिमांड और इनका काम का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया, एक आदर्श ग्राम बनाया जाए। मेरे द्वारा जो पहला गांव पिक किया गया, उसके अंदर हमने लगभग 8-9 करोड़ रुपए लगा के उसको आदर्श बनाने का काम किया, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। उसी दौरान जिंदल साहब ने अपने गांव को प्रेरित करते हुए इसको गोद लिया और मुझे याद है धर्मवीर जी और मैं
निरंतर इस पे चर्चा करते थे कि सुई में क्या क्या बनेगा। कहते थे लेक बनेगी, ऑडिटोरियम बनेगा, गांव में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है। मगर मैं तो जिंदल परिवार का और गांव की पंचायत का और गांव के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि असलियत में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर। कुरुक्षेत्र की नगर परिषद थानेसर कार्यालय में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी बलवीर रोहिला और सचिव केएल बटला की मौजूदगी में मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीट दुकानदारों को सचेत करते हुए कहा गया कि कई बार मौखिक रूप से कहने के बावजूद आप मीट की दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद की तरफ से मौके पर भी जाकर कई बार दुकानें बंद करवाई गई हैं। केएल बटाला ने दुकानदारों को साफ कहा कि यदि दुकानदार मीट की दुकानें बंद नहीं करेंगे तो नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस बल की सहायता से दुकानों को बंद करने के साथ साथ दुकानें सील करने जैसी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सारे पट्टे और रोड, झांसा रोड, टिपली रोड, जो भी है शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जैसे अपना अमीन रोड, झांसा रोड और कई अन्य जगह पे कि भी वहाँ पे कुछ लोग मीट की दुकानें खोलकर बेच रहे हैं, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए उनको पहले नोटिस भी दिए और हमने 2 टीमें बना दी हैं जो उनको बंद कराने के लिए इसी काम पे जुटी रहेंगी। बाकी कल उनकी मीटिंग ली गई और उनको समझा दिया अगर हमें खुली मिली तो उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, तीर्थों की संगम स्थली कुरुक्षेत्र, ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल ड्राई एरिया है। यहाँ पर मांस के ऊपर बिक्री पर प्रतिबंध है, परंतु पिछले कुछ समय से यहाँ पर मांस की बिक्री की सूचनाएं आ रही थी, तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर इस पर कड़े प्रबंध किए गए हैं। नगर परिषद द्वारा एक बैठक कर जहां पर टीमें गठित की गई हैं, वहीं पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कुरुक्षेत्र में किसी प्रकार की मांस की बिक्री नहीं होगी। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद। करनाल हरियाणा के जिले करनाल में के बस्तारा टोल पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के साथ बातचीत कर यात्रा पर फैसला लिया और उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में मोहरा मंडी से 25 नवंबर को निकलकर टिकरी बॉर्डर जाती। अब किसानों की शहीद किसान यात्रा मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होगी, जो 24 नवम्बर से निकलेगी। ऐसे में चढ़ूनी अपने फैसले से बैकफुट पर आ गए। तो दिल्ली कूच को आपको बता दें कि चढ़ूनी ने रद्द कर दिया है और उस यात्रा को अब फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के बाहर के कॉलेजेस में पढ़कर फार्मेसी की डिग्री लाने वाले छात्रों और हरियाणा केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा फार्मेसी काउंसिलिंग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि काउंसिल की ओर से पिछले 2 साल से राज्य के बाहर से पढ़ रहे आने वाले करीब 5000 छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही रिन्यूअल और अन्य काउंसिलिंग के कामों में भी लगातार ढिलाई बढ़ती जा रही है। शुभम, किस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा से आप परेशान हैं? क्या परेशानी आ रही है आपको? जी, मैंने बी फार्मेसी करी हुई है हिमाचल प्रदेश से, शूल यूनिवर्सिटी का नाम है, और मैं 2020 में पास आउट हुआ था। मैंने 28 जुलाई 2020 में फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई किया था अपने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, जबकि मेरी फाइल भी जमा नहीं करी गई उस टाइम पे। 2021 28 जुलाई 2021 को मेरी फाइल जमा की गई, सही 1 साल बाद। 1 साल लग गया उनको मेरी फाइल जमा करने के लिए, महज फाइल जमा करने के लिए, और उसके बाद से अब तक मेरी फाइल की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। ना मेरी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा करने के बावजूद मेरी वो ऑनलाइन पोर्टल पर शो नहीं करी गई, और ना ही मेरे को जवाब दिया गया कि कब तक मेरी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और अब तक भी कोई। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल लगातार पिछले काफी समय से विवादों में है। यहाँ पर फार्मेसी कर आए स्टूडेंट्स का आरोप है कि फार्मेसी काउंसिल उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही। इस बारे में हालांकि फार्मी काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हरियाणा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के
ऑडिटर हमारे साथ मौजूद है राकेश मित्तल। हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं एसोसिएशन काम कर रही है, क्यों नहीं फार्मेसी के रजिस्टर, और उससे क्या नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है। जी राकेश जी। ऐसा है जनाब, हम जो है इस मामले में फार्मेसी काउंसिल के पदाधिकारियों से भी कई बार मिले हैं, सीएम साहब तक भी हमारी कंप्लेंट गई है, हेल्थ मिनिस्टर जी को भी हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन कोई कार्रवाई इस बाबत हो नहीं रही है। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ अपने हिसाब से फार्मेसी काउंसिल को चला रहे हैं। किसी को कह देते हैं जी आपकी 12th फर्जी है, किसी को कह देते हैं जी आपकी डिग्री फर्जी है। अभी ये बच्चा एक मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, इसको बोल दिया है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी है। जब यूनिवर्सिटी फर्जी है तो सरकार उसको बंद क्यों नहीं कराती? यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है, यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, यूनिवर्सिटी ने अपने पेपर वहां सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आज तक कोई रजिस्ट्रेशन इसका हुआ नहीं है। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे हरियाणा के अंदर कम से कम 5000 से ज्यादा मामले हैं जिनकी फाइलें 2-2, 3-3 साल से वहां लंबित पड़ी हुई हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रिन्यूअल में बहुत भारी दिक्कत है। मतलब बिल्कुल फार्मेसी काउंसिल के अंदर गदर मचा हुआ है। और हमारे जो फार्मेसी साथी जो 2 साल जिनके पास बेचारों के पास घर में एसेट्स नहीं है, काम करने के पैसे नहीं है, 2-2, 3-3 साल से वो खाली घूम रहे हैं। अब तो क्या राकेश मित्तल जी, इसमें क्या असर अगर मान लेंगे हम फार्मा बिजनेस पर इसका पड़ रहा है? फार्मा बिजनेस पे पहली चीज तो ये, हरियाणा में फार्मासिस्ट वैसे ही बहुत कम है, अस्पतालों में फार्मासिस्ट कम है, प्राइवेट नौकरियों में फार्मासिस्ट नहीं है। जब लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे 2-2, 3-3 साल तक, तो फार्मासिस्ट कहाँ से, हेल्थ वर्कर मिलेंगे कहाँ से सरकार को? तो है इस मामले में यमुनानगर के बिलासपुर में चल रहे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान होगा, जिसमें 10 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। लेकिन मेले में कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। हालांकि मेला अधिकारी बलराम गुप्ता का कहना है कि सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए बार बार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और अभी भी सख्ती बढ़ती जा रही है। जो लोग भी यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसने बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में डैमेज किया है और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो अगर कुछ गाइडलाइंस पालन करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तो हमें उसका पालन जरूर करना चाहिए। तो आदेश है कि सभी नाकों पे बाधा की चेकिंग हो रही है, बाधा बराबर, और लोगों को भी हम अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को बाधा प्रेरित कराना है कि सभी लोग बाधा मास्क पहने और 2 गज की दूरी को बाधा बनाए रखें। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं को चेक बांटे। जिन दवा विक्रेताओं की मौत हुई थी, उनके परिवारों को 3 लाख के चेक देकर के उनका हौसला बढ़ाया गया। एसीपी का कहना है कि इस तरह निजी कंपनियों को सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ताकि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। हो गया सर। ये मैनकाइंड फार्मा की तरफ से जो कोरोना में 2 फार्मासिस्ट की इसमें कैजुअलिटी हुई थी, तो उनके परिजनों को मैनकाइंड फार्मा की तरफ से 3-3 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं उनकी सहायता के लिए। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है कंपनी का, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से समाज में हम सबको मिल के इस तरह की जो त्रासदी होती है उनमें तो गुरुग्राम से जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं को चेक बांटे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन दवा विक्रेताओं की मौत हुई थी, उनके परिवारों को 3 लाख का चेक देकर के उनका हौसला बढ़ाया
गया। साथ ही एसीपी का यह भी कहना है कि इस तरह निजी कंपनियों को सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देनी चाहिए ताकि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। तो हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे में उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं को चेक बांटे हैं। बताया जा रहा है कि 3 लाख के चेक बांटे गए हैं। तो गुरुग्राम में आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हुआ था, जिस दौरान एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं को चेक बांटे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि इस तरह के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। साथ ही समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति की जिससे मदद हो सके, ऐसे कार्यक्रमों में भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिन भी दवा विक्रेताओं की मौत हुई थी, उनके परिवारों को बताया जा रहा है कि 3 लाख का चेक देकर के उनका हौसला अफजाई किया। और एसीपी ने लोगों से अपील भी की है कि इस तरह निजी कंपनियों को सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी भी बढ़ानी चाहिए ताकि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।